हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं एनएसओ लेवल 2 के क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछे गए, ताकि आपको जो 9 फरवरी में एग्जाम होने वाली है लेवल 2 की, उसके लिए कुछ हेल्प मिल सके। क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे एग्जाम के सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा लेवल का इधर उधर डिफरेंस होता है। और लेवल भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत ईजी लेवल है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे आपको लगेगा कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो आइए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए आप। क्या दे रखा है? द गिवन ग्राफ, है ना। ग्राफ कौन सा दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा है। किसी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो एक लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन पे क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताना है। क्लियर है? तो द ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टेशनरी एट टाइम टी। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि टी टाइम पे वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है। स्टेशनरी नहीं है मतलब वो मोशन में होगा। क्लियरली बात है, अगर मोशन में है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा आप देखो, पढ़ो, इससे बात करो, क्या बोलेगा ये। क्योंकि जीरो पे, यहाँ पे देखो, जीरो टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना था? 3। फिर धीरे धीरे जैसे t/2 टाइम आया, t/2 पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। फिर जैसे जैसे ये टाइम t की बात करें, t टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? -3। तो माइनस का मतलब क्या होता है? एक बार जब भी आपने देखा होगा, माइनस साइन फिजिक्स में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। अगर वो राइट में जा रहा था तो, है ना, ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट किस में था? प्लस में। 3 2 1, फिर क्या आ गया? ये -1 -2 और -3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉइंट से उसने शुरुआत करी थी ना, तो ये से गया, फिर वापस उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। वापस उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब ये क्या होगा? हम डिस्प्लेसमेंट पहले प्लस में ले रहे थे, जब उसका जो है वापस उसने डायरेक्शन चेंज करी, मतलब वापस अगर राइट में जा रहा था फिर लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन को उसने क्या बोल दिया? माइनस बोल दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो जो है मोशन का आ गया t/t टाइम पे, वो रेस्ट में आ गया। बस उसने अपनी डायरेक्शन बदली है, उसकी मोशन बंद नहीं हुई है। बस वो क्या, पहले राइट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, अब की बार वो लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो वो रेस्ट में नहीं आया है, बस उसने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज करी है। तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो भी तो यही बोल रहा है कि वो रेस्ट में नहीं है। इसका मतलब वो मोशन में है। क्लियरली बात है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? करेक्ट स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या इस पूरी जर्नी में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है। एक स्ट्रेट लाइन हमेशा एक यूनिफॉर्म मोशन दिखाती है, तो हमें इस लाइन से पता चल रहा है कि ये जो है ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो पूरी जर्नी में कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। द ऑब्जेक्ट इज नॉट ए स्टार्टिंग पोजिशन एट टाइम t/2। अब t/2 पे वो उसकी इनिशियल पोजीशन पे नहीं था। ये वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है द ऑब्जेक्ट इज नॉट। अब मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे पढ़ो आप। ये कहाँ से शुरुआत करी उसने? 3 2 1। उसका डिस्प्लेसमेंट 0 कहाँ पे हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0 उसका t/2 टाइम पे हुआ, है ना। क्योंकि t टाइम पे तो उसका -3 था और स्टार्टिंग में उसका 3 था। तो कौन से टाइम में वो 0 डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है? तो t/2 टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्योंकि यहाँ पे लाइन आप इसको पढ़ो, है ना, ये 0 टाइम है, ये t कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे t/2, और यहाँ पे ये वाला टाइम कितना है? t है। तो t टाइम पे तो वो कितना दिखा रहा है? -3 दिखा रहा है, और t/2 पे वो कितना दिखा रहा है? 0। अब 0 डिस्प्लेसमेंट कब आता है किसी ऑब्जेक्ट का? जब वो मोशन करने के बाद वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तभी तो आप बोलोगे ना कि उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? 0 होगा। तो t/2 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, दैट मीन्स वो वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे आ चुका है ना। वापस उसकी इनिशियल पोजीशन पे क्या हो गया? वो आ चुका है। क्लियर है? तो ये वाला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है, जो है क्या बोल रहा है ये? नॉट स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं आया है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया आपका। लास्ट वाला देखो आप। द एरिया ऑफ पी एंड क्यू रीजन ऑफ द ग्राफ सेम। अब ये जो पी वाला जो ग्राफ है, ये देखो, ये पी वाला रीजन और ये क्यू वाला रीजन, क्या आपको ये दिखाना है कि इन दोनों का एरिया सेम है क्या? क्लियरली बात है, इसका एरिया क्या होगा? हाफ,
बेस इंटू हाइट ट्राइंगल बन रहा है ना, ये बेस कितना है t/2, हाइट कितनी है 3, तो कितना आ रहा है ये 3t/4। ये p वाले का एरिया बात कर रहे हैं। अगर नीचे वाले की बात करोगे आप तो हाफ, बेस कितना आ रहा है देखो, ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन t माइनस t/2, तो वापिस t/2 आएगा, और ये भी डिस्टेंस कितनी है 3, तो वापिस से कितना आ रहा है ये 3t/4। मतलब दोनों का एरिया जो है वो कितना है, सेम ही है। क्लियर है? तो आप बोल सकोगे कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था या करेक्ट पूछा था? हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। तो फर्स्ट, सेकंड एंड 4 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आइए चलते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, द एविन टाइड ए स्मॉल स्टोन ऑन वन एंड, है ना। अब जैसे मैं ही बात कर रहा हूँ, एक रस्सी ली मैंने, रस्सी के एक एंड पे छोटा स्टोन को टाइट करके मैं ऐसे घुमा रहे हैं या ऐसे मोशन करवा रहे हैं ना। अब मोशन करवा रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। क्लियर है ना? ये स्टेटमेंट पढ़ना, आप करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, पता लगा करेक्ट पूछा है, आप इनकरेक्ट पे टिक कराओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ो, इसमें हमें कौन सा पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो आइए चलते हैं हम हमारे स्टेटमेंट की तरफ, क्या क्या बोल रही है। द स्टोन ऑलवेज अंडरगो सर्कुलर मोशन, क्या हमेशा वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा? क्लियरली बात है, क्योंकि उसकी रस्सी की जो डिस्टेंस है ना वो कम होने वाली है ना ज्यादा होने वाली है, तो वो हमेशा उसके अराउंड ही क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन ही तो कर रहा है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम एविन्स हैंड कीप चेंजिंग, जो डिस्टेंस है ऑफ द स्टोन फ्रॉम एविन्स हैंड कीप चेंजिंग, क्या उसकी डिस्टेंस चेंज होने वाली है क्या? नहीं भैया, रस्सी चेंज नहीं हो रही है तो उसकी डिस्टेंस कैसे चेंज होगी? तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सिंपल सा है। द स्टोन अंडरगोज नॉन पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होती है कि अगर वो जिस टाइम इंटरवल में उसकी मोशन को कंप्लीट कर रहा है तो हर बार उस मोशन को वो उसी टाइम इंटरवल में करेगा। जैसे मैं बोल दूं एक राउंड वो अगर 5 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो सारे राउंड वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 5 सेकंड में करेगा। दैट मीन्स उसकी जो बोलोगे आप टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 सेकंड है। तो अब यहाँ पे क्या उसकी जो हर राउंड क्या वो सेम टाइम में कंप्लीट कर रहा है क्या? आइए चलते हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द स्ट्रिंग एंड स्टार्टेड व्हीलिंग इट इनिशियली स्लोली देन फास्टर, पहले वो स्लोली मोशन करवा रहा था जिसके बाद वो फास्टर मोशन करवा रहा है। तो क्या मैं बोल दूं पहले का टाइम जो था वो कम था और बाद वाला टाइम क्या था, क्योंकि फास्ट मोशन करेगा तो जल्दी जल्दी राउंड कंप्लीट करेगा, और जल्दी राउंड कंप्लीट करेगा मतलब टाइम पीरियड जो है वो कैसा आ गया, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया। तो टाइम पीरियड जो है वो नॉन पीरियडिक मोशन है। क्लियरली बात है, अगर पीरियडिक होती तो पूरी जर्नी में उसका टाइम पीरियड सेम होता था, क्योंकि इनिशियल उसने स्लो मोशन से करा। पहले वाला टाइम इंटरवल क्या होगा, ज्यादा, बाद वाला टाइम इंटरवल क्या होगा, कम। तो दोनों अगर दोनों सेम वैल्यू होती तो हम बोल देते ये पीरियोडिक मोशन है, पर ये भी तो यही बोल रहा है नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक है मतलब सही है। तो हमें कौन सा स्टेटमेंट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था ना। तो ए वाला सही है, सी वाला गलत है, सही है सॉरी, है ना। डी बोल रहा है बोथ बी एंड सी, नहीं हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, पी वाला, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जल्दी देखो। ए पर्सन ऑफ हाइट, पर्सन की हाइट कितनी दे रखी है 3.2 मीटर, है ना। स्टैंड ऑन ए ग्राउंड 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए वर्टिकल प्लेन मिरर। अब मेरी खुद की हाइट ले लो 3.2 मीटर है ना। अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ऑन द ग्राउंड 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ द वर्टिकल प्लेन मिरर। कोई वर्टिकल प्लेन मिरर है मेरे सामने, उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। द बॉटम एज ऑफ द मिरर इज ऑन द ग्राउंड, जो मिरर का जो सबसे निचला हिस्सा है अगर इसको मिरर मानो आप तो ये ग्राउंड पे लाई कर रहा है ना, ये ग्राउंड पे क्या कर रहा है ऐसे, और इसके सामने कोई पर्सन खड़ा हुआ है। क्लियर है? तो क्या बोल रही है, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले पूछा था हमें क्या करेक्ट, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था हमें इनकरेक्ट, वापिस पूछ रहा है ये कौन सा स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बता दो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। आधे क्वेश्चन, आधे बच्चे तो है ना क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते हैं,
और जो क्या बोलते हैं हम, बिना सोचे समझे ही करेक्ट इनकरेक्ट में जो हाँ भैया ये सही है ये वाला ऑप्शन टिक कर दो, नहीं हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, और अगर इनकरेक्ट टिक करके आ गए तो गलत हो जाएगा। अगर इनकरेक्ट पूछा है जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, तो हमें हमेशा कूल माइंड से होके सारे पेपर को सोल्व करना है। द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज शुड बी 3.2 मीटर। अगर पर्सन 3.2 मीटर का है तो क्या मिरर भी आपको 3.2 मीटर की जरूरत लगेगी क्या उसकी इमेज देखने के लिए? नहीं, है ना। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज आपको मिरर में देखनी है तो मिरर की मिनिमम लेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ होनी है। मिनिमम लेंथ की बात कर रहे हैं हम। अगर बात करो 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1 मीटर के मिरर में, लेंथ के मिरर में वो पूरा दिख जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 3.2, तो इसका हाफ हो जाएगा कितना 1.6 मीटर। इसमें क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो है पूरा का पूरा दिख जाएगा। क्लियर है? तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू सी द फुल इमेज 1.6 करेक्ट है, अभी बताया हमने। उसकी हाफ होनी चाहिए, मतलब इस वाले मिरर में क्या हो जाएगा वो पूरा दिखेगा तो इसमें भी, पर वो मिनिमम लेंथ नहीं है, इससे छोटे वाले मिरर में भी दिख जाएगा। हमें मिनिमम लेंथ बतानी है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया इनकरेक्ट। सेकंड वाला क्या हो गया करेक्ट। द लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द फुल इमेज गेट रिड्यूस, जो है मिरर की लेंथ क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? व्हेन द पर्सन वर्क्स टुवर्ड द मिरर, अगर मैं मिरर की तरफ चलूं तो क्या लेंथ आप कम ज्यादा करोगे? नहीं, लेंथ में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको हमेशा h/2 में, क्योंकि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो डिस्टेंस आगे आएगी तो कैलकुलेशन फिर से चेंज हो जाएगी, है ना। तो वो कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि साइज ऑफ इमेज जो है हमेशा क्या रहेगी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, है ना। और डिस्टेंस ऑफ इमेज वो भी क्या होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो इसमें जो है साइज में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, हमेशा 1.6 मीटर की ही मिरर में आपको दिखेगा। तो ये थर्ड और फोर्थ क्या हो गए रॉन्ग हो गए। हमें कौन सा बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4। गीता सेटअप एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप करा है। एच शोन बिलो टू फाइंड आउट हाउ मच लाइट कैन पास थ्रू डिफरेंट मटेरियल। अब ये टॉर्च है, इस एक पोजीशन पे उसने क्या करा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट रखा है। देखो एक बार के रखा है ना, एक बार क्या रखा है इसने, के रखा, एल रखा, एम रखा और एन रखा, 4 ऑब्जेक्ट रखे हैं। 1 टाइम, एक टाइम पे एक ही रखा है। और दूसरी जगह यहाँ पे क्या रखा है, लाइट सेंसर रखा है। मतलब कितनी लाइट वो यहाँ पे पहुंचेगी वो इसको क्या करेगा रिकॉर्ड कर लेगा। जब के को रखा तो कितनी लाइट पहुंची वो सेंसर उसको रिकॉर्ड कर लेगा। एल को रखा तो वो कितनी लाइट पहुंची वो इसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो चलो आगे पढ़ते हैं। डिटेक्टेड बाय द लाइट सेंसर एज शोन इन द गिवन टेबल। अब उस लाइट सेंसर ने कितना डिटेक्ट करा, कितनी रीडिंग करी, वो भी आगे क्वेश्चन में टेबल में दे रखी है, ऐसा ये बोल रहे हैं, है ना। ऐसा ये बोल रहे हैं तो हम भी टेबल को देख लेते हैं। क्या दे रखी है टेबल, हाँ टेबल दे रखी है। चलो अच्छी बात है, टेबल दे रखी है तो, है ना। अब क्या बोल रहा है ये, पहले तो इसको मिटाना पड़ेगा। के वाला कितनी, के वाले की इंटेंसिटी कितनी आई 32, एल वाले की इंटेंसिटी कितनी आई 41, एम वाले की इंटेंसिटी कितनी आई 11 और एन वाले की इंटेंसिटी कितनी आई 78, है ना। अब जब इंटेंसिटी आ गई है तो पूछा क्या है, विच वन ऑफ द गिवन मटेरियल शुड शी यूज, इन चारों में से कौन सा मटेरियल वो यूज करेगी इफ शी वांट टू मेक कर्टन फॉर हर बेडरूम, बेडरूम में जो भी कर्टन लगा रही है, टू नॉट लेट सनलाइट इंटर, सनलाइट इंटर देर से ना हो, है ना। मतलब जितनी ज्यादा लाइट आएगी, क्लियर है ना, जितने जिसने सबसे ज्यादा डिटेक्ट करा है वो उसको उसके रूम में लगाना पड़ेगा, तभी तो सबसे ज्यादा सनलाइट इंटर करेगी ना। लेट नहीं होना है, सबसे बड़ी बात वो बोल रही है, डू नॉट लेट, है ना। लेट नहीं होना है, अगर लेट होना होता तो सबसे कम इंटेंसिटी वाला लाइट लगा लेते, क्योंकि वो देर से पहुंचती। तो हमें सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट देखनी है, कौन सी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी है 78,
एन वाले ऑब्जेक्ट की है तो आपको एन ऑब्जेक्ट के कर्टन आपके रूम में लगाने पड़ेंगे ताकि सबसे पहले आपके रूम में इंटर करे। मतलब लाइट तो सब में आएगी पर कोई ऑब्जर्व कर लेगा, कोई कम ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे कम ऑब्जर्व कौन कर रहा है? एन वाला। तो सबसे पहले आपके रूम में इंटर लाइट करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? एन, है ना। एम में कितना आ रहा है? 11 आ रहा है, ये तो गलत है ना। चलो क्वेश्चन नंबर क्लियर है, क्योंकि वो यही तो बोल रहा है ना कि जो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, लाइट को कम इंटर करवाना है ना, लाइट को लेट नहीं होना है, सबसे पहले इंटर करवाना है। तो ऑप्शन नंबर जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा लाइट आएगी वही तो सबसे ज्यादा वो रूम में इंटर करेगा। क्लियर है ना। तो डी वाला आंसर इसका करेक्ट आएगा। चलो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो ये रहा आपका क्वेश्चन 5। ये which one of the given material should she use if she want to make curtain for a bedroom to not let sunlight enter, है ना। वो सनलाइट को इंटर नहीं करवाना चाहते ना, नॉट लेट सनलाइट इंटर। थोड़ा जो है पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमें, मतलब गलत स्टेटमेंट हमने रीड कर लिया है। मतलब इन सनलाइट को इंटर लेट करवाना चाहिए वो, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा? जिसकी इंटेंसिटी कम होगी, सॉरी, है ना। अगर ये क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्व करवा रहा है ना, सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्व करवा रहा है, ये वाली जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो सबसे ज्यादा जो लेट ऑब्जर्व करेगा वही आंसर हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी वाला मतलब एम वाला, एम वाले की इंटेंसिटी क्या है? 11। मतलब वो सबसे ज्यादा लाइट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये भी यही चाहती है ना, ताकि वो क्या करे? देखो, बेडरूम टू नॉट लेट सनलाइट इंटर, वो इंटर कम करवाना चाह रही है ना। तो सबसे बड़ी बात ही वही, लेट इंटर कब करवाएंगे? जब वो लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? जिसकी इंटेंसिटी सबसे कम आ रही है, क्योंकि इससे पास हो गई तो वो लाइट सेंसर के पास पहुंच रहा है ना। तो इसके पास जितनी लाइट आएगी उसने क्या करा? सबसे कम एब्जॉर्ब करा। तो यहाँ पे क्या करा? इसने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करा और इसने सबसे कम एब्जॉर्ब करा। तो ये तो एब्जॉर्ब नहीं करवाना चाह रही है, मतलब यहाँ पे लाइट को क्या करवाना चाह रही है? लेट आए। तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? हमारा एम वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वापस से इमेज वाला क्वेश्चन आ गया है। तो इमेज में क्या दे रखा है? ये एक डायग्राम दे रखा है ना। तो डायग्राम में क्या दे रखा है? जल्दी बोल। ए पॉइंट पी, है ना, एच शोन इन द गिवन फिगर। सुरेश नाम का कोई पर्सन है, वो कहाँ पे खड़ा है? पॉइंट पी पे खड़ा है ना। अब उसको 1 2 3 4 4 पॉइंट है और नीचे क्या लगा रखा है? मिरर लगा रखा है। तो सीधा से सिंपल सा पूछा है कि भैया सुरेश जी को, ये हमारे सुरेश जी हैं, उनको मिरर में कितने पॉइंट दिखेंगे, है ना। तो भैया सुरेश जी की आंखों देखनी पड़ेगी कि रे जा रही है उस पॉइंट तक, पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंचेगी तो वो देख नहीं पाएंगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं हम, यहाँ पे कुछ ना कुछ रे को ड्रॉ करते हैं तभी जाके हमें पता चलेगा, अदरवाइज ऐसे तो पता चलने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ से, और यहाँ से कहाँ पहुंचे? यही आएगा ना ये? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये इधर आएगा। तो 2 पे तो लाइट आ रही है ना। 2 पे तो लाइट आ रही है। कौन सा? रेड वाला ले लो। देखो यहाँ पे गया और यहाँ से लाइट वाले ऑब्जेक्ट आ रही है। क्लियर है। तो 2 वाला ऑब्जेक्ट उसको दिखेगा। अगर इसकी हम बात करें 3 की, तो देखो 3 पे क्या आ रहा है? इस कोने पे आप लाओ, और इस कोने पे लाने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो। तो इस कोने से भी देखोगे आप तो यहाँ पे उसको कौन सा ऑब्जेक्ट दिखेगा? 3 वाला। अब 1 वाला ऑब्जेक्ट उसको कैसे भी कर लो, अब ये लास्ट पोजीशन थी, इसके इधर तो मिरर है ही नहीं, मतलब उसको क्या बोल दूं मैं? 1 वाला ऑब्जेक्ट तो दिखेगा ही नहीं, 1 वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अब रही बात 4th वाले ऑब्जेक्ट की, तो 4th वाले ऑब्जेक्ट तक रे पहुंच भी रही है नहीं पहुंच रही है? सबसे कोने तक हम ये वाले लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या देख रखा है? 1 और 2, है ना। ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है क्या? ये हमने क्या करा? इसका नॉर्मल ड्रॉ कर,
आपको ये एंगल दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? हाँ, मुझे तो दिख रहे हैं। मतलब फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट के पास भी वो रे जा रही है। अगर फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट के पास रे जा रही है तो आप सिंपल सा बोल दो, क्या बोलोगे कि फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट के पास रे जा रही है, मतलब फोर्थ वाला पॉइंट भी उसको सीन करेगा या दिखेगा। तो हमें कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं? एक तो 3 पॉइंट दिख रहा है, 2 पॉइंट दिख रहा है, फोर्थ पॉइंट दिख रहा है, 1 वाला पॉइंट हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिरर ही खत्म हो चुका है। अगर मिरर की थोड़ी सी और लेंथ इधर होती तो 1 वाला पॉइंट भी हमें दिख जाता। तो 2, 3, 4 किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। रे को आप मिरर पे डालो, अगर पॉइंट तक पहुंच रही है तो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या दे रखा है? ए स्टूडेंट फाइंड्स ए स्लैब, क्या बोल रहा है? अननोन सब्सटेंस। अब वो क्या है क्या नहीं है वो आपको दिखाना है ना। सबको अलग अलग करके चलो, है ना। तो अननोन स्लेब है आपके पास। टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द स्लेब शी कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। अब वो क्या कर रहा है? स्लेब इज अनेबल टू अट्रैक्ट एनी पेपर क्लिप्स। अगर वो क्या कर रहा है? पेपर क्लिप्स आपने देखा है, उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो क्या मैं बोल दूं वो मैग्नेट नहीं है? अगर मैग्नेट होता तो वो पेपर क्लिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो एक मैग्नेट तो नहीं है वो, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हमारी नजरों के सामने से आ रहा है। तो इसको तो सबसे पहले हटा दो भैया, ताकि हमारी नजर इस पे जाए ही नहीं, क्योंकि पेपर क्लिप को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो मैग्नेट कहां से हुआ? सेकंड, बोथ एंड ऑफ द स्लेब आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। अगर उसके ये स्लेब था, क्या करेगा? ये वाला एंड भी मैग्नेट की तरफ आ रहा है, ये वाला एंड भी क्या कर रहा है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि वो मैग्नेट तो नहीं है पर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जरूर है। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मतलब मैग्नेटिक मटेरियल वो है, तो कि नॉर्थ पोल भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है और साउथ पोल भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब वो है मैग्नेट होता तो एक बार रिपल करता, एक बार अट्रैक्ट करता। तो इसका मतलब ये हुआ वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस किसका दे रखा है यहाँ पे? सॉफ्ट आयरन दे रखा है ना। मुझे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। वो वुडन नहीं है, कॉपर नहीं है। व्हेन द स्लेब इज नियर द मैग्नेट इट इज एबल टू अट्रैक्ट मेनी पेपर क्लिप। जब आप क्या करोगे, जैसे ये मैग्नेट है इसके पास आपने ये रख दिया तो ये भी क्या करेगा? इसी को तो हम प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन बोलते हैं। जब मैग्नेट के पास कोई जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को आप रखते हो ना, जैसे क्या करो, मैग्नेट एक थिन शीट ले लो आयरन, और आयरन के इधर भी आप जब कोइन वगैरह ऐसे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आओगे तो वो शीट भी क्या कर लेगी? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। क्लियर है? तो ये वाला ऑप्शन भी सॉफ्ट आयरन पे सूट कर रहा है। when the magnet is far away from the slab is unable to attract any paper clip। जब वो उससे दूर होगी तो वो इंडक्शन ही नहीं करेगा ना, क्योंकि जब कांटेक्ट में रहेगा तभी उसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसके पास आएगी। तो ऑप्शन नंबर, ये दो वाले स्टेटमेंट पढ़ के ही हमारे पास आंसर आ गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? एक क्या दे रखा है? पोल को फिक्स कर रखा है इन्होंने ग्राउंड में। अब ऐसे शेडो वाले क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर रहे हैं, ऐसे उड़ा दोगे आप। क्या होता है शेडो? जब भी कोई पोल में आप शेडो को ग्राउंड में आप पोल को, सॉरी, है ना, पोल को जब भी ग्राउंड में हम क्या करते हैं? बरीड करते हैं या ऐसे जमीन में से कर रहे हैं, तो उसकी शेडो सबसे ज्यादा कब होगी बताओ? एक तो मॉर्निंग के टाइम और एक इवनिंग के टाइम होगी। और सबसे कम किसने होगी? 12 AM, क्या मतलब जो है 12 बजे के आसपास वाला जो टाइम है वहां पे सन का रहता है एग्जैक्ट ओवरहेड पे, तो सबसे कम शेडो की लेंथ होगी। तो हमें तो बस यहाँ पे वही देखना है। ये कितना दे रखा है? 11 AM 12 नून, 11 से 12 के बीच में देखो, है ना, 11 से 12 के बीच में देखो ये शेडो की लेंथ है। तो शेडो की लेंथ धीरे धीरे बढ़ी, फिर वो कम हो रही है। तो भैया 11 से 12 के बीच में क्या होता है? शेडो की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, शेडो की लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज होगी, उसके बाद वो इंक्रीज होगी। तो ये वाला तो गलत दे रखा है ना। ये ऐसा बोल सकता था कि देखो इसका ग्राफ में बताओ ना, तो ये 11 से नीचे जाता और फिर धीरे धीरे क्या होता? बढ़ता, है ना। ये वाला ग्राफ अगर इसकी जगह ये होता ना तो ये परफेक्ट सही होता। ये वाला गलत दे रखा है, क्योंकि 11 से 12 के बीच में
शेडो की लेंथ है वो कम बढ़नी नहीं चाहिए, वो कम होनी चाहिए। देखो ये कम हो रही है और ये शेडो की लेंथ को धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, उसके बाद को कम कर रहा है, नहीं गलत बात है। ये देखो ये कितना दे रखा है, एम 6 AM 8 AM 10 AM 12 AM, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ऑब्वियसली बात है मॉर्निंग के टाइम सबसे ज्यादा लेंथ, फिर 12 AM पे सबसे कम, पर ये भी वही बोल रहा है धीरे धीरे शेडो की लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। भैया 12 बजे तक आते आते उसकी शेडो की लेंथ बिल्कुल कम हो जाएगी, तो ये गलत बात है। अगर इसको आप ऐसे बनाना चाहोगे 6 है ना 8 10 और ये क्या हो गया 12, तो 6 टाइम पे सबसे ज्यादा लेंथ होगी और धीरे धीरे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब जीरो की तरफ वो आएगा, तो ये लाइन होती तो करेक्ट हो जाता। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या दे रखा है 10 12 2 4, तो ये भी क्या कर रहा है 10 से 12 के बीच में उसकी लेंथ को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर जाओगे, वरना अगर आपको देखते रह जाओगे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो 10 से 12 के बीच में 12 के बजे क्या होगा, शेडो सन जो है वो हमारे एग्जैक्ट ओवरहेड होता है, ओवरहेड होता है मतलब 12 बजे वाला टाइम क्या होगा, सबसे कम शेडो वाला होगा। तो ये तीनों देखो, ये तीनों ग्राफ शेडो को क्या बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये वाला भी ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया। और ये देखो एकदम परफेक्ट है, 2 PM 3 PM 4 PM और 5 PM 2 3 4 5, मतलब ये कहाँ जा रहा है, इवनिंग की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इवनिंग की तरफ जा रहा है। तो धीरे धीरे हमें पता है जैसे जैसे इवनिंग आएगी उसकी शेडो क्या होगी, शेडो की लेंथ जो है इंक्रीज होती जाएगी, है ना, एक मॉर्निंग वाला टाइम और एक इवनिंग वाला टाइम। तो ये भी तो यही कर रहा है, धीरे धीरे उसकी शेडो की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर होगा। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत है और फोर्थ वाला क्या है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, हाँ ये देखो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ओनली, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़े। 3 आइडेंटिकल लैंप्स L1 L2 एंड L3 दिए हुए हैं, ये L1 ये L2 दे रखा है, ये L3 दो स्विच दे रखी है S1 S2। तो क्या बोल रहा है ये, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द स्विच, स्विच का कौन सा कॉम्बिनेशन है, मेक द लैंप L1 ग्लो ब्राइटेस्ट, L1 को ज्यादा ब्राइट बनाएगा अमोंग 3 लैंप, तीनों में से। अब सीधी सी बात है, जब वो ब्राइट कब करेगा, जब जितनी सारी करंट है वो पूरी की पूरी L1 में चली जाए। अगर कुछ करंट यहाँ से आप समझो 10 एम्पियर आ रही है, तो 10 एम्पियर में 8 इधर चली गई तो बची हुई 2 तो नीचे जाएगी ना, तो क्यों ना हम नीचे जाने वाली सारी करंट को ही रोक दें, जितने नीचे जितने जा रही थी, मतलब ऊपर से 10 आ रही है वो सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, L1 में। और ऐसा कब होगा, जब आप इस स्विच को क्या कर दो, क्लोज कर दो, और इस स्विच को आप क्या करो, ओपन कर दो, है ना। क्या करोगे आप, इस स्विच को आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, और इसको क्या करोगे आप, ओपन करोगे। तो S1 को आपको क्या करना है, क्लोज, और S2 को क्या रखना है, आपको ओपन रखना है ना। S2 को क्या रखना है, आपको ओपन रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। S1 क्लोज, S2 क्या हो जाएगा, ओपन। क्लियर है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयरन बार दे रखी है और आयरन बार के यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों मैग्नेट, एक एंड पे और दूसरा किस कौन से एंड पे दे रखा है, एक नॉर्थ वाले एंड पे एक आयरन, ये जो है क्या आयरन पिन है, एक एंड पे, जैसे ये मायने एक पिन को मैंने इधर अट्रैक्ट करवा दिया, एक पिन को इधर अट्रैक्ट करवा दिया। आयरन बार की लेंथ कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है ना। तो 4 मीटर दे रखी है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं, इरेज कर दो, है ना। डायग्राम बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब क्या बोल रहा है ये, इफ अनदर बार मैग्नेट, अगर दूसरी बार मैग्नेट जो जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर लेंथ इज यूज इन प्लेस ऑफ द गिवन वन, अगर यहाँ पे दूसरी मैग्नेट यूज करोगे तो कौन सा डायग्राम करेक्ट आएगा। सबसे पहले हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस, क्योंकि अगर ये एस पोल है तो ये पोल कौन सा बना, नॉर्थ, ये पोल कौन सा बना, साउथ। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, और ये कौन सा बना, नॉर्थ, है ना। तो आपको पता चल रहा है दोनों एंड के जो यहाँ पे है ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो दोनों अपोजिट पोल है, दोनों अपोजिट पोल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर रही है, और ये तो क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो गलत हो गया, इसमें कोई भी रिपल कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है, गलत है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे भैया? अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए देखते हैं। एक आयरन स्लेब दे रखा है या मैग्नेट दे रखी है ना, मैग्नेट दे रखी है, और यहाँ पे आपने क्या करा है, आयरन स्प्रिंकल जो है ना, छोटे छोटे आयरन के बूरे, वो आपको क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्प्रिंकल फैला रहे हो। तो सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, हमें पता है मैग्नेट की सबसे ज्यादा पावर कहाँ होती है, उसके पोल पे, है ना। तो सबसे ज्यादा पावर उसके पोल पे होती है भैया। तो सबसे ज्यादा आयरन स्प्रिंकल कौन से पॉइंट पे अट्रैक्ट होंगे, 4 पे सबसे ज्यादा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, और फिर 3 पे। तो जिसकी इमारत सबसे ज्यादा बड़ी है ना, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ आयरन फिलिंग, जिसके बाद सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग होगी उसकी बिल्डिंग सबसे ज्यादा बड़ी होगी। तो भैया बिल्डिंग को देख लो किसकी बड़ी है, बिल्डिंग तो वैसे हमें भी बड़ी बनानी है, पर वो यहाँ पे मैग्नेट का बात कर रहा है। तो 4 नंबर की बिल्डिंग सबसे ज्यादा बड़ी किस में दिख रही है भैया, एक तो ए में दिख रही है और एक बी में दिख रही है। तो इसको तो क्या करोगे आप, क्रॉस कर दो, ये वाला गलत है, ये वाला भी रॉन्ग है। फिर कौन सा नंबर आ रहा है, 1 नंबर, फिर कौन सा आ रहा है 1 नंबर, तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि 4th नंबर पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, उसके बाद किस पे होंगे, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे। देखो 2 वाला फिर 3 वाला सबसे छोटा है। क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, और आपको भी इतना ज्यादा सोचना नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है भैया, चलो देखते हैं। सर्किट डायग्राम दे रखा है, एक एक्स बल्ब है और एक कौन सा बल्ब है, वाई बल्ब है, और आर रेजिस्टेंस दे रखा है। तो बोल क्या रहा है, इफ द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब एक्स, इस एक्स वाले बल्ब का फिलामेंट भैया फ्यूज क्या है, फ्यूज हो गया है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैंने बात करी थी, अगर यहां से 10 एम्पियर करंट निकल रही होगी, तो 8 इधर, सपोज करो दोनों बराबर है, तो 5 इधर और 5 इधर चली गई। क्लियर है, अगर 5 इधर 5 इधर चली गई, अब पहले वो इक्वली ग्लो कर रहे थे, अब क्या होगा, ये वाले बल्ब के फ्यूज होने की वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट में जो 10 एम्पियर करंट आ रही थी, वो पूरी की पूरी किधर चली जाएगी, सामने की तरफ चली जाएगी। मतलब वो जो बल्ब था वो क्या हो जाएगा, पहले से ज्यादा ग्लो करेगा। ज्यादा ग्लो करेगा मतलब उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है, टर्न ऑफ, नहीं भैया, इट गेट्स डीमर, मतलब कम डीमर हो जाएगा क्या, ये तो ज्यादा ब्राइट कर रहा है, इट गेट्स ब्राइटर। और यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, क्योंकि यहाँ पे करंट ये फ्यूज हो गया, तो सारी करंट कहाँ जाएगी, वाई में, और वो क्या करेगा, और ज्यादा ग्लो करने लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा आ रहा है, सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो भैया पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, है ना, इनकरेक्ट करेक्ट बता रहा है ये चीजें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक सेल इज 3 टर्मिनल, भैया सेल में कब से 3 टर्मिनल हो गए, सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, 2, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये तो वैसे इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना है। इन द इलेक्ट्रिक सेल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेल में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। द केमिकल स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक सेल आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर। हाँ भैया एग्जॉस्टिबल, तो एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है। क्लियर है ना, तो सेल का नेचर भी वही है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट बता रहा है। एन इलेक्ट्रिक सेल रेस्टिंग ऑन अ टेबल वर्टिकली रिप्रेजेंट एक क्लोज सर्किट। क्या वो क्लोज सर्किट बताएगा क्या, नहीं वो क्लोज सर्किट नहीं है, वो अभी ओपन है। अगर क्लोज सर्किट होता तो क्या होगा ना, उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। क्लोज सर्किट कब होगा, जब वो पूरा इलेक्ट्रिक सेल प्लस से करंट निकल के माइनस में इलेक्ट्रिक अप्लायंस के थ्रू पूरा जाए, पर अभी तो दोनों टर्मिनल ही ओपन है ना उसके, तो ये तो क्या हो गया, क्लोज सर्किट बता रहा है, गलत है। कौन सा ऑप्शन है हमारा, इनकरेक्ट बताना है ना, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड फोर्थ किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है,
ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, ग्राफ। चलो ग्राफ पढ़ते हैं हम। इधर टाइम है, इधर क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पर्सन एक्स एंड वाई इन ए 100 मीटर रेस, है ना। 100 मीटर की रेस, यहाँ से जीरो, एक तो देखो ये एक्स वाला इधर जा रहा है, एक वाला इधर जा रहा है ना। तो अब ये पूछ रहा है देन द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो इसको हाईलाइट कर लो भैया, ऐसे ही है ना। करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में गलत कर मत बैठना आप भी, आपका भी स्टेटमेंट जो कर रहे हो वो इनकरेक्ट ना हो जाए। तो एक्स एंड वाई आर मैक्सिमम डिस्टेंस टू ईच अदर इन द टाइम ड्यूरेशन 8 to 10 सेकंड। क्या वो इस टाइम ड्यूरेशन में वो मैक्सिमम डिस्प्ले जो उन दोनों का मैक्सिमम डिस्टेंस टू ईच अदर, दोनों अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे क्या? मतलब एक आगे की तरफ गए, एक दूसरे की तरफ, मतलब दोनों के बीच में, अगर ये यहाँ पे है एक्स वाला, वाई वाला यहाँ पे है, तो क्या आप ये बता सकते हो क्या कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है पूरी जर्नी में वो इस टाइम में सबसे ज्यादा होगी? नहीं, क्योंकि देखो वो सीधे सीधे चल रहा है, फिर यहाँ पे इस वाले टर्मिनल, यहाँ पे इस बीच वाले टाइम में वो ज्यादा है, ये फिर धीरे धीरे क्या हो रही है उसकी टाइम गेप, मतलब डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की गेप क्या है, ज्यादा है, और फिर धीरे धीरे उसकी गेप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब 8 to 10 सेकंड में तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होगी, कम की तरफ जा रहा है, पहले ज्यादा डिस्टेंस थी अब की बार कम है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज मोर देन 20 मीटर, उन दोनों के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है क्या वो 20 मीटर से ज्यादा है? तो इसको समझने के लिए अब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कौन से टाइम पे वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा गैप तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये वाली लाइन पे, आपको भी यहीं पे दिखेगी, क्योंकि देखो इसके इधर धीरे धीरे गैप कम होती जा रही है, इसके उधर भी धीरे धीरे गैप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहां से ब्लॉक गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना आ रहा है यहाँ पे, 7 ब्लॉक आ रहे हैं ना। अब ये कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 ब्लॉक। देखो 5 ब्लॉक कितना बना रहे हैं यहाँ पे, 5 ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है ना। और यहाँ पे हमने दोनों के बीच में कितने ब्लॉक गिने हैं, 7 ब्लॉक गिने हैं ना। तो 5 ब्लॉक 20 मीटर है, तो 7 ब्लॉक जो है वो ऑब्वियसली 20 मीटर से ज्यादा होंगे, क्लियर है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उनके दोनों के बीच की वो 20 मीटर से ज्यादा होगी, और ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। यही तो बोल रहा है वो, मोर देन 20 मीटर। जब 5 ब्लॉक मिला के ही 20 मीटर बन रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखो यहाँ से शुरुआत करी ना उसने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक बन रहे हैं। तो 5 ब्लॉक 20 मीटर है, तो 7 ब्लॉक ऑब्वियसली बात है 20 से तो ज्यादा ही होंगे। अब कितना है वो भी नहीं पूछा उसने, तो हम क्यों फालतू में मेहनत करें, ज्यादा है तो ज्यादा है, राइट, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। द एवरेज स्पीड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाई, एवरेज स्पीड जो है वो क्या है, ग्रेटर देन आ रही है एक्स की। एक्स ज्यादा डिस्टेंस नहीं चला, वाई ज्यादा डिस्टेंस चला है, तो एवरेज स्पीड एक्स की ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम दोनों को सेम लगा क्योंकि सेम टाइम पे उसने खत्म करा है, क्लियर है ना। दोनों ने क्या करा है, सेम टाइम पे खत्म करा है। डिस्प्लेसमेंट जरूर 100 मीटर है, पर एक सीधा सीधा गया, एक भैया ऐसे घूम घाम के गया है। तो जितने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। तो वाई की स्पीड ज्यादा होगी, एक्स की नहीं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। और हमें कौन सा बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड किस में आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। बताओ भैया मजा आ रहा है कि नहीं, लोग गिन लो 1 2 3 4 5, है ना। तो इनकरेक्ट, बस इसमें ध्यान देना, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, वरना उलझ के रह जाओगे। याद आते हुए भी, मतलब जो सारे क्वेश्चन सही है फिर भी आप गलत टिक करके आ जाओगे। तो पहले एक शांत दिमाग से क्या करोगे आप, क्वेश्चन को सही से पढ़ो, करेक्ट पूछा है, नोट नोट, जैसे नोट के चक्कर में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 ना। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स वाई और जेड, तीन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। एक्स ये है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। और ये दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, और ये भी 30। मतलब क्या मैं बोल दूं क्या कि इधर जो है अ, ये क्या है, ये 30 सेंटीमीटर है ना। चलो इधर ही बना लेते हैं। ये सर्कल कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का है। और इस क्यूब की जो हाइट है वो भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो क्या ये भी 30 सेंटीमीटर होगा ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 है। तो ये इधर आएगा, ये 30 और ये 30 है ना, पूरा यहाँ तक आएगा वो।
क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो वापिस बनाते हैं। ये सर्कल है एक, है ना? तो इसकी रेडियस देख लो, यहाँ पे है, ये भी 30 सेंटीमीटर का, मतलब ये और ये, है ना? ये पूरा एक 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आनी चाहिए वो, ये वाला जो रेज है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर और ये 30 ना, और ये ब्लॉक क्या है, ये 15 सेंटीमीटर तक, ये मतलब ये यहाँ तक है ना? ये और ये रे, ये कौन सा है y, ये कौन सा है x, और ये कौन सा है z। इन तीनों को आपने क्या रखा, सबसे पहले x को रखा, फिर y को रखा, फिर z को रखा। मतलब सबसे पहले ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये रखा हुआ है, फिर y रखा हुआ है, फिर z रखा हुआ है, और यहाँ से आपने टॉर्च को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। टॉर्च को ऑन करने के बाद ऐसी शेडो दिख रही है। अब ऐसी शेडो कब दिखेगी, जब देखो इस सर्कल के सामने तो पूरा का पूरा ये ट्रायंगल आ रहा है ना, अगर ये वाला ट्रायंगल ब्लॉक करता तो होता क्या कि यहाँ पे ना आपको ऐसी शेडो दिखती, ये जो है ना ये पूरी की पूरी ऐसी शेडो दिखती, और यहाँ पे पूरा ब्लैक दिखता, है ना? पर यहाँ पे ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है, मतलब इस वाले ब्लॉक से जो है वो तो पूरी लाइट पास हो रही है, पूरी लाइट पास हो रही है। मतलब एक्स वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट है तो कार्डबोर्ड नहीं होगा, क्लियर ग्लास, मतलब सी वाले या डी वाले ऑप्शन में से कुछ एक आंसर होगा। अब एक्स वाले ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखो अब ये छोटा वाला ब्लॉक जो है ये कर रहा है, तो यहाँ पे देखो इसकी जो शेडो है, हाँ तो हमने देखा यहाँ पे एक जो क्या आ रहा है, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, वाई क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना, वाई आ रहा है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्योंकि इसमें से पूरी शेडो निकल गई और इसमें क्या हो गया, शेडो को ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे जेड को देखो, ये भी क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, वरना इसकी भी शेडो नहीं बनती, कम शेडो बनती। तो ये तो यहाँ पे क्लियरली डार्क शेडो बन रही है, तो ये भी क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो सबसे बेस्ट, क्योंकि थिन टिश्यू पेपर मतलब उसकी जो शेडो है वो थोड़ी थोड़ी ब्लर साइज की शेडो बनती, यहाँ पे ब्लर शेडो नहीं बन रही, क्लियरली डार्क शेडो बन रही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा इस वाले का, है ना? क्योंकि इसमें से पूरी लाइट पास हो गई, अगर लाइट पास नहीं होती पूरा ये जो ट्रायंगल है ये बड़ा दिखता, इसकी पूरी शेडो पास नहीं, मतलब लाइट पास नहीं हुई, इसकी डार्क शेडो है और इस वाले की भी डार्क शेडो बन रही है ना, तो ये दोनों ओपेक हुए कंफर्म। तो ये क्या होगा, कार्डबोर्ड, और ये कौन सा हो रहा है, एल्यूमिनियम। थीन टिश्यू इस पेपर लगाओगे, थीन टिश्यू मतलब उसकी इंटेंसिटी की शेडो है ना वो कम हो जाएगी। क्लियर है? आज आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। कैसे हैं आप लोग? और जैसे आपको दिख ही रहा होगा कि लगातार लेवल 2 की वीडियो आ रही होंगी, तो आज हम 6th क्लास के एनएसओ के लेवल 2 के 2023-24 में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल 2 तो एक धोखा है, एक्चुअली में कुछ लेवल 2 लेवल 1 नहीं होता। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अपने 6th क्लास की, तो आप इन सवालों को फोड़ के रख देंगे। तो आइए चलिए जरा देखते हैं ये सवाल क्या कह रहे हैं और कैसे कैसे करना होगा। पहला सवाल देखिए, केमिस्ट्री का पहला सवाल देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली। ठीक है भैया, केयरफुली रीड करो। ये सब्सटेंस पी है जो कि हार्ड है, ये छोड़ो, आओ ऑप्शन पे बात करते हैं। पी कुड बी फीदर, क्या पी फीदर हो सकता है? क्या पंख हो सकते हैं? क्या सर पंख कब से हार्ड होने लग गए? पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। सर पी कुड बी कॉइन, हाँ सर पी कॉइन हो सकता है, क्योंकि कॉइन हार्ड भी होता है, कॉइन ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और कॉइन डूब भी जाता है, तो कॉइन वाला तो सही है। क्यू कुड बी वुडन ब्लॉक, ये भी हो सकता है सर, क्योंकि वुडन ब्लॉक हार्ड भी होता है, वुडन ब्लॉक ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और वुडन ब्लॉक सर डूबता नहीं है, तैरता है वो। दूसरा सही लग रहा है। तीसरा देखो, कह रहा है पी वुडन ब्लॉक है। अगर पी वुडन ब्लॉक होता तो वो डूबता कैसे? वो तो तैरता ना, लेकिन पी तो वो है जो सिंक कर रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। डी देखो, पी को ग्लास कह रहा है। अरे भैया पी वो है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत। तो एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब तुम बताओ ये लेवल 2 है क्या? अब आगे बढ़ते हैं।
अब इस सवाल को देखो, ये जरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लास 6 के स्टूडेंट को कुछ मिक्सचर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो ये शुगर प्लस वाटर, ये कह रहा है। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू सजेस्ट वेरियस मेथड फॉर द सेपरेशन। ओके, बच्चों से पूछा गया है कि आप इनको सेपरेट करने के वेरियस मेथड बताइए जिससे हम इनको सेपरेट कर सके। आओ जल्दी से बता देते हैं। अगर शुगर और वाटर है तो किससे अलग करोगे? सर मैं इवेपोरेशन करवाऊंगा। अरे यस, क्यों, क्या मैं इवेपोरेशन कराऊंगा? हाँ सर बिल्कुल कराऊंगा। सर आयरन फिलिंग और सैंड को कैसे ऐड करोगे, अलग करोगे? सर मैं मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करूंगा। यस और नो? सर ऑयल और वाटर को कैसे अलग करोगे? मैं ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा मैं? सेपरेटिंग फनल का। सर सैंड और वाटर को कैसे अलग करोगे? मैं सैंड और वाटर को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन करूंगा। आओ देखते हैं अब किसने इसमें से गलत, जिसने भी सही जिसने बताया है वो आंसर टिक करना है, करेक्ट टिक करना। जया सजेस्टिव फिल्ट्रेशन फॉर मिक्सचर 1। मिक्सचर 1 के लिए जया फिल्ट्रेशन सजेस्ट कर रही है, लेकिन मिक्सचर 1 के लिए तो इवेपोरेशन होगा। पहला ऑप्शन तो देखो यही गलत होगा। अब दूसरा देखो, नैना सजेस्टिव मैग्नेटिक सेपरेशन फॉर मिक्सचर 2। बिल्कुल सही बात है, नैना सही कह रही है। वाइल अजय सजेस्टिव चर्निंग फॉर मिक्सचर 4। मिक्सचर 4 तो फिल्ट्रेशन से अलग होगा, ये अजय चर्निंग कह रहा है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब तीसरा देखो, अमायरा सजेस्टेड मैग्नेटिक सेपरेशन फॉर मिक्सचर 2। बिल्कुल सही बात है, मिक्सचर 2 के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन। एंड नैना सजेस्टेड फिल्ट्रेशन फॉर मिक्सचर 3। पर मिक्सचर 3 के लिए तो सेपरेटिंग फनल यूज हो रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ देखो, अंकित सजेस्टेड इवेपोरेशन फॉर मिक्सचर 1। बिल्कुल सही बात है, मिक्सचर 1 के लिए इवेपोरेशन। एंड एडविक सजेस्टेड फिल्ट्रेशन फॉर मिक्सचर 4। बिल्कुल सही बात है, मिक्सचर 4 के लिए फिल्ट्रेशन। दोनों के दोनों सही कह रहे हैं, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये एकदम क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट सवाल देखिए, ये एक वेन डायग्राम दिया है और हमसे पूछ रहा है कि बताओ पी क्यू आर एस क्या है। ऐसे ऐसे सवाल आपने बहुत देखे होंगे, दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, पी कुड बी आयरन फिलिंग। अब देखो पी आयरन फिलिंग तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आयरन फिलिंग सॉफ्ट कब से होने लग गया? और मान लिया एक टाइम पे कि तुम सोच लो कि वो पाउडर फॉर्म में है, सॉफ्ट है, तो सिरेमिक कब से नॉन लस्ट्रस हो गया? सिरेमिक तो बहुत चमकते हैं, लेकिन क्यों सिरेमिक को तो नॉन लस्ट्रस में रखा गया है, इसीलिए फर्स्ट गलत है। ठीक है, सेकंड देखो, आर कुड बी सिरेमिक कब? आर सिरेमिक कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉन लस्ट्रस में रखा जा रहा है उसको, यह अभी भी गलत हो गया। सी कह रहा है पी कुड बी टेल्कम पाउडर। हाँ पी चलो मान सकते हैं, टेल्कम पाउडर हो सकता है, सॉफ्ट होगा, नॉन लस्ट्रस। एस कुड बी हनी। एस हनी नहीं हो सकता ना, क्योंकि हनी वाटर में सिंक करती है, ये फ्लोट में, देखो एस को फ्लोट वाले सर्कल में रखा गया है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन गलत। फोर्थ देखो, आर कुड बी पेंसिल। बिल्कुल आर पेंसिल हो सकती है, क्यों? क्योंकि देखो आर नॉन लस्ट्रस भी है और आर फ्लोट भी कर रहा है, तो पेंसिल हो सकती है। और क्यू कुड बी रबर बैंड। बिल्कुल सही बात है, क्यू रबर बैंड हो सकता है, क्यों? क्योंकि रबर को हम सॉफ्ट भी मानते हैं, रबर को हम नॉन लस्ट्रस भी मानते हैं, और रबर फ्लोट भी करता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। आर कुड बी पेंसिल और क्यू कुड बी रबर बैंड। क्या ये वाला क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए? क्या बहुत आसान सवाल थे ये? चलो आगे देखो, ये तो एकदम महा आसान है। सर चौक पाउडर और वाटर को मिक्स करेंगे कि तो किससे अलग करेंगे? चौक पाउडर और वाटर को, अब क्या ही रास्ता बचा है, इसके हिसाब से तो फिल्ट्रेशन ही होगा। पी का सेकंड देखो यहाँ भी है, पी का सेकंड यहाँ भी है। सर राइस और स्टोन, कुछ चारा नहीं है, हैंड पिकिंग करनी पड़ेगी। क्यू का 4, क्यू का 4 यहाँ भी है, क्यू का 4 यहाँ भी है। व्हीट एंड हस्क सबको पता है, विनोविंग, आर का फर्स्ट, आर का फर्स्ट सर यहाँ है, आंसर तो मिल ही गया। व्हीट और स्टॉक थ्रेशिंग, एस का थर्ड, एस का थर्ड यहाँ। देखो सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें चारों सही मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ आ रही है? अब आगे देखो,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कह रहा है, फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड नेप्थलीन सब्लिमेशन वुड बी द फर्स्ट स्टेप। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास इन 3 लोगों का मिक्सचर है, सैंड, सॉल्ट और नेप्थलीन। अब सबसे पहले हम सब्लिमेशन करवा देंगे तो नेप्थलीन उड़ जाएगा ना, तो एक सब्सटेंस अलग हो गया, इसीलिए सबसे पहले सब्लिमेशन करवाया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। अब सीविंग से तुम नमक और मिट्टी को कैसे, सीविंग मतलब वो नीचे गिरता है जो छोटे साइज पन्नी में से आर पार, तो नहीं हो सकता ना, तो दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो कितना आसान, क्या क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़। आइए ये वाला सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है 3 स्टूडेंट क्लास 6 के उन्होंने कुछ सजेस्ट किया। आओ जरा पढ़ते हैं किसने क्या सजेस्ट। सबसे पहले अनुष्का की बारी है। अनुष्का क्या कह रही है, अ हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर in which solid is lighter than liquid can be separated by filtration। ये कह रहा है कि अगर हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है और सॉलिड हल्का है तो हम फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर तो सकते हैं, हेट्रोजीनियस तभी बन रहा है मतलब घुल नहीं रहा है, और घुल नहीं रहा है तो फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। अब बिल्कुल सही बात है, अनुष्का सही कह रही है। जय क्या कर रहा है, और जय का देखो, अ हेट्रोजीनियस सॉलिड मिक्सचर containing one water soluble component can be separated by sedimentation decantation। ये गलत हो गया। कह रहा है कि मिक्सचर अभी भी हेट्रोजीनियस है, सॉलिड का, लेकिन एक सॉल्यूबल है। अरे भैया तो एक सॉल्यूबल है तो हम डिसोल्यूशन मेथड यूज करेंगे, पानी डाल देंगे, एक घुल जाएगा दूसरा नहीं घुलेगा, उसको अलग कर लेंगे। लेकिन ये तो सेडिमेंटेशन, डेकंटेशन और कंडेंसेशन कह रहा है। ऐसा कंडेंसेशन कब होगा, यहाँ नहीं होगा ना, जय गलत है। तीसरा देखो, कृति क्या कह रही है, कृति कह रही है अ हेट्रोजीनियस लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्या कह रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होगा, हेट्रोजीनियस लिक्विड मिक्सचर अगर वो इनसॉल्युबल हुआ तो उसको सेपरेटिंग फनल से करेंगे ना, तो कृति भी गलत कह रही है। एक ही सही है अनुष्का, और हमें बताना था जो सही है वही बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बात समझ में आई? ओके 20 नंबर सवाल देखो, व्हाट हैपन व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर पाउडर इज एडेड। कितना आसान सवाल है, अरे कैम्फर उड़ जाएगा। आओ देखो क्या होगा, पहला ऑप्शन कैम्फर पाउडर इज लेफ्ट इन द चाइना डिश। गलत है ना, कैम्फर पाउडर कैसे बचेगा चाइना डिश में, वो तो उड़ जाएगा। सैंड इज लेफ्ट इन द चाइना डिश, बिल्कुल सही बात है, सैंड नीचे ही रह जाएगी तो वो चाइना डिश में बच जाएगी। कैम्फर गेट डिपॉजिट ऑन द आउटर एंड द फनल। अरे भैया जब उड़ के ऊपर जा रहा है तो इनर एंड में चिपकेगा ना, ढक्कन लगा रखा है तो आउटर एंड में कैसे चिपकेगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा देखो, सैंड गेट डिपॉजिट ऑन द इनर कोल्ड सरफेस। अब सैंड क्यों डिपॉजिट होगा, वो तो चाइना डिश में ही पड़ा रहेगा, फोर्थ भी गलत। एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी, सैंड इज लेफ्ट इन द चाइना डिश, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे मेरी बात समझ आ रही है? ओके आगे देखो, ये 21 नंबर सवाल कह रहा है कि 3 मटेरियल, ये लेटर पी आप सबको दिख रहा है क्या, ये लेटर पी इस पहले में से एकदम क्लियर दिख रहा है, तो ये पहला वाला क्या है, ट्रांसपेरेंट है, शॉर्ट फॉर्म में ट्रांस लिख रहा हूं समझ। दूसरे वाले से दिख ही नहीं रहा तो दूसरा वाला क्या है, ओपेक है, और तीसरे वाले से धुंधला धुंधला दिख रहा है तो वो क्या होगा, ट्रांसल्यूसेंट होगा। अब हमसे क्या बोल रहा है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहा है, आओ देख लेते हैं। कह रहा है फर्स्ट कुड बी आयरन डोर। अरे भैया अगर पहला आयरन डोर होता तो वो ओपेक होता ना, ट्रांसपेरेंट थोड़ी होता। पहला ऑप्शन देखो यही गलत हो गया। दूसरा देखो, सेकंड कुड बी वुडन डोर। हाँ सेकंड वुडन डोर हो सकता है क्योंकि सेकंड ओपेक है और वुडन डोर ओपेक होता है। थर्ड कुड बी क्लियर ग्लास। अरे थर्ड क्लियर ग्लास कैसे होगा यार, थर्ड तो ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए और क्लियर ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन देखो,
थर्ड कुड बी फ्रॉस्टेड ग्लास, बिल्कुल सही बात है, थर्ड फ्रॉस्टेड ग्लास हो सकता है बिकॉज फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रांसल्यूसेंट होता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एज लाइट पास पार्शियली, थर्ड वाला बिल्कुल सही है। तो डी देखो, वन कुड बी अ क्लियर प्लास्टिक कंटेनर, कैसे प्लास्टिक कंटेनर होगा, प्लास्टिक तो ज्यादातर ओपेक ही माने जाते हैं, वेल थर्ड कुड बी ब्रिक, थर्ड ब्रिक कैसे होगा, ब्रिक तो ओपेक होता है और हमें तो थर्ड ट्रांसल्यूसेंट चाहिए। ये भी गलत, देख रहे हो कितना आसान है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखो, क्लास 6 के 3 स्टूडेंट ने कुछ वो बनाया है, ऑब्जेक्ट को आपस में एक एक ऑड वन आउट छांटना है। देखो रॉन्ग ऑब्जेक्ट जो भी इन्होंने रखा हुआ है वो छांटना है। अब देखते हैं, स्टूडेंट 1 ने क्लियर ग्लास लिया, वाटर लिया, हनी लिया, लेंस लिया। क्लियर ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, हनी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो एक तो गलत ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 ने डाला, हनी। स्टूडेंट 2 क्या कर रहा है, गोल्ड की इयरिंग चमकेगी, वुडन नहीं चमकेगा, कॉपर चमकेगा, आयरन नेल चमकेगा। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो चमकेंगे, लेकिन वुडन स्पून नहीं चमकेगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे वुडन आ गया। थर्ड देखो, सॉल्ट वाटर में घुलेगा, शुगर वाटर में घुलेगा, ऑयल वाटर में नहीं घुलेगा, विनेगर वाटर में घुल जाएगा, तो इसने ऑयल डाला है। तो है हनी, वुडन स्पून और ऑयल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाकी 2 ऑप्शन अगली स्लाइड पे है, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, यही आंसर। अरे समझ पा रहे हो, हनी, वुडन स्पून और ऑयल। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी ऑप्शन थे पर वही हमारा ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, टफ नहीं है, आसान ही है। क्या कह रहा है कि 25 ग्राम सब्सटेंस टी, देखो उसने समझना, एक सब्सटेंस ले रखा है टी, ठीक है, कह रहा है कि 25 ग्राम डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 25, कह रहा है कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो 100 ml पानी में 25 ग्राम ही घुलेगा। क्या कह रहा है कि 100 ml पानी में 25 ग्राम ये सब्सटेंस टी घुलेगा, ठीक। अब उसने क्या किया, 4 अलग अलग स्टूडेंट है, देखो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, चारों को उसने क्या दे दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, चारों को उसने 50 ग्राम सब्सटेंस टी दे दिया और 200 ml पानी दे दिया, और बोला कि आप मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के दिखाओ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट नहीं घुल सकता, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब और सॉल्यूट नहीं घुलेगा, अरे वही तो बता रहा है कि 100 में 25 से ज्यादा नहीं घुल पाएगा। तो अगर कोई 100 ml में बना रहा है तो 25 ग्राम डालते ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अरे समझ पा रहे हो। अब देखो किसने क्या क्या किया, स्टूडेंट 1 ने 200 में 50 डाला, क्या उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा? अब आते बोल रहे होंगे नहीं बनेगा, अरे बनेगा, 100 में 25 ग्राम घुल सकता है तो 200 में 50 घुल जाएगा, तो सही तो है, सैचुरेटेड हो सकता है। स्टूडेंट 1 ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। स्टूडेंट सेकंड देखो, 100 में 25 घुल रहा है, हाँ सर ये भी सही है, बेशक उसको कितना भी मिलाओ, 200 मिलाओ, 50 मिलाओ, पर अगर उसने 100 में 25 घोला तो क्या वो सैचुरेटेड है? आप कहोगे हाँ सर सैचुरेटेड है, तो स्टूडेंट सेकंड भी सही है। स्टूडेंट 100 में 50 डाल रहा है, क्या 100 में 50 घुल सकता है? नहीं घुल सकता सर, तो ये सैचुरेटेड नहीं। उसने 200 में 25 डाला, क्या 200 में 25 घुल जाएगा? हाँ सर 200 में 25 घुल जाएगा, पर 25 और भी तो घुल सकता है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। तो सैचुरेटेड एक पहले वाले ने बनाया, एक दूसरे वाले ने बनाया, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड मेड अ सैचुरेटेड। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ आया? चलो इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि ये डेंसिटी दे रखी है, अब ऑप्शन में से करेक्ट ढूंढना, आओ देख लेते हैं।
करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, एक एक करके पढ़ते हैं, सारी बातें क्लियर कर। कह रहा है कि एल्यूमिनियम मर्क्यूरी में डूब जाएगा। आओ देखते हैं, मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13.6, एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2.7, तो डेंसिटी किसकी कम है? एल्यूमिनियम की। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कैसे डूब सकता है? नहीं डूबेगा ना। पहला ऑप्शन देखो, यहीं से पता चल गया कि गलत है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, बोथ एल्यूमिनियम एंड सिल्वर विल फ्लोट ऑन मर्क्यूरी। आओ देखते हैं, सर एल्यूमिनियम का तो पता चल ही गया वो मर्क्यूरी में फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन सर सिल्वर भी फ्लोट करेगा क्योंकि सिल्वर की डेंसिटी है 10.49 और मर्क्यूरी की तो 13 है, तो सिल्वर की भी कम है ना, तो सिल्वर भी फ्लोट करेगा। दैट्स व्हाई बी वाला तो सही लग रहा है। सी वाला देखो, वुडन कॉर्क विल सिंक इन एल्कोहल एंड मर्क्यूरी। आओ देखो, वुडन कॉर्क सर मर्क्यूरी में तो सिंक कैसे कर सकता है सर? वुडन का 0.24 है, मर्क्यूरी 13.6 है, सिंक कर ही नहीं सकता। सी वाला भी गलत हो गया। आओ डी देखो, वेजिटेबल ऑयल विल सिंक इन मर्क्यूरी। आओ देखते हैं, वेजिटेबल ऑयल का 0.9 है और मर्क्यूरी का 13.6 है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सब मर्क्यूरी में ही क्यों डूबना चाहते हैं, ये भी गलत हो गया। एक ही सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब 25 नंबर सवाल देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मिक्सचर। मिक्सचर के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैज नो फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। बिल्कुल सही बात है, किसी को भी ज्यादा ले लो किसी को भी कम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिक्सचर का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। पहला तो सही है। दूसरा, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझ। मान लो आपने एक हल्दीराम की मिक्सचर लेकर आए, उसमें सिंगदाना भी है, उसमें मटर भी है, मान लो उसमें बाकी सारी चीजें, तो जितनी भी चीजें होंगी उसमें क्या हर एक चीज का अपना अपना टेस्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब वो रिटेन ही तो कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को, क्योंकि टेस्ट आ रहा है, तो दूसरा सही है। तीसरा, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजली। हाँ, मिक्सचर के कंपोनेंट को आसानी से किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। ऑल द मिक्सचर आर सॉल्युबल इन वाटर। ये गलत हो गया, जरूरी थोड़ी अब मिट्टी को पानी में डाल दूं तो वाटर में सॉल्युबल है क्या? वो नहीं ना, तो इसीलिए गलत पूछा था, गलत डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये बायो का क्वेश्चन है, ये तो सर डिस्कस कर लेंगे। अब एक अचीवर सेक्शन देखो, अचीवर सेक्शन में एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है और हमसे ना वो गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे। आओ देखते हैं, पी कुड बी राइस। पी कहाँ है? यहाँ है, तो ऊपर से चलते हैं। क्या पी को खा सकते हैं? हाँ सर खा सकते हैं। क्या पी सॉलिड है? हाँ राइस की बात कर रहे हैं ना, हाँ सर राइस सॉलिड है। क्या राइस पानी में डूब जाएगा? हाँ सर पानी में डूब जाएगा, तो पी राइस तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आओ देखो, एस कुड बी ब्रिक। एस का है ब्रिक। क्या ब्रिक खा सकते हैं? हाँ सर नहीं खा सकते। क्या एस सॉलिड है? हाँ सर एस सॉलिड है। क्या एस ओपेक है? हाँ सर ब्रिक ओपेक होता है, तो ये एस वाला भी सही। तो देखो पहले के दोनों सही है, मतलब ये वाला सही है। ठीक है, आओ देखो दूसरा, क्यू कुड बी आइस क्यूब। क्यू कहाँ है? यहाँ है। आओ देखते हैं, क्या क्यू एडिबल है? हाँ सर बर्फ खा सकते हैं। क्या क्यू सॉलिड है? हाँ सर क्यू सॉलिड है। क्या वो पानी में डूबेगा? नहीं सर, वो पानी में नहीं डूबेगा, नो है ना क्यू के आगे, नहीं डूबेगा, तो सर वो तो हो सकता है आइस क्यूब। टी देखो, फ्रोस्टेड ग्लास। टी कहाँ है? यहाँ। क्या फ्रोस्टेड ग्लास खा सकते हैं? नहीं खा सकते, नो है। क्या फ्रोस्टेड ग्लास सॉलिड है? हाँ सर सॉलिड। क्या फ्रोस्टेड ग्लास ओपेक है? नहीं सर ओपेक नहीं है, वो तो ट्रांसलूसेंट होता है, इसने भी नो बोला है, तो टी भी आ सकता है फ्रोस्टेड ग्लास। समझ रहे हो? आप देखो, आर कुड बी मस्टर्ड ऑयल। क्या मस्टर्ड ऑयल खा सकते हैं? हाँ सर सब्जियां बनती है। क्या मस्टर्ड ऑयल सॉलिड है? नहीं सर मस्टर्ड ऑयल सॉलिड नहीं है। क्या मस्टर्ड ऑयल सॉल्युबल है? अरे भैया ये तो आर को कह रहा है वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन आर तो ऑयल है, कैसे वाटर में सॉल्युबल होगा? यही हमें एक गलत मिल गया। और डी वाला देखो, क्या डब्लू मस्टर्ड ऑयल हो सकता है? हाँ सर देखो, डब्लू में कह रहा है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो डब्लू मस्टर्ड ऑयल हो सकता है। क्या यू एयर हो सकता है? देख लेते हैं सर, यू ये रहा,
क्या यू खा सकते हैं? नहीं खा सकते एयर को। क्या क्या यू सॉलिड है? नहीं सर, यू सॉलिड नहीं है। एयर सॉलिड कहाँ होता है? क्या यू ट्रांसपेरेंट है? हाँ सर, एयर ट्रांसपेरेंट होती है, तो यू एयर हो सकता है। डी भी सही है। एक ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि गलत ही पूछा था। तो आप, ये बायो का क्वेश्चन है सर, डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कितने इजी क्वेश्चन है, लेवल 2 के नाम पे देख रहे हो कितने आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब बायो के सर अपना डिस्कस करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटीग्रिटी कैरियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनएसओ क्लास 6 लेवल बायोलॉजी के। यहाँ पे इस ईयर 2023 और 24 में जो बायोलॉजी के सेगमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सेगमेंट ईयर 2023 और 20, ये आपको 9 फरवरी को पेपर होने वाला है। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और तैयार रहिएगा, बिल्कुल रेडी होके। आइए हम सीधे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस शुरुआत यहाँ पे मेंशन की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत है बायोलॉजी के सेगमेंट्स। बायोलॉजी के सेगमेंट से 20 नंबर आपका शुरुआत यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले मेंशन किया गया है, गिवन लिस्ट कंटेन नेम्स। लिस्ट जो आपके पास प्रेजेंट है वो कुछ नाम कैरी कर रही है। नाम है फूड आइटम के, और आगे मेंशन किया गया है हाउ मेनी एमंग देम आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये टर्म आप डालना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सीधे आपको देखना है पोटैटो, पोटैटो में पाया जाता है ना कार्बोहाइड्रेट, पाया जाता है, और साथ में रिच सोर्स, सबसे ज्यादा पोटैटो में ही पाया जाता है। फिर आगे मेंशन किया गया है दूसरा ऑप्शन है ब्रेड, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट एग, एग में आपको प्रोटीन के कंटेंट ज्यादा दिखते हैं, ना कि आपको देखने को मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट। अगला है बीन्स, बीन्स में आपको प्रोटीन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बटर, बटर में आपको फैट देखने को मिलेंगे। मूंग दाल में भी प्रोटीन। फिर आता है राइस और चपाती, राइस और चपाती दोनों में आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाएंगे। फिर फैट और फिशेज में भी आपको ऑयली सब्सटेंसेस देखने और साथ में प्रोटीन देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास टोटल कितने नंबर आए? ब्रेड, पोटैटो, राइस, चपाती, टोटल 4। और ऑप्शन देखिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट में 3, सेकंड में बी में 4th नंबर, और 4th नंबर आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में चीजें मेंशन की गई हैं। कहा गया है अनंत टुक 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रस्ड फूड सैंपल। फूड सैंपल लिए, क्रश करने का मतलब उसको टुकड़ों में बांट रखा है। कई सारे क्रस्ट पैटर्न या टुकड़ों में बांट करके किसने अनंत की कहानी बता रहे हैं। उन्होंने 2 सैंपल की बजाय टोटल 4 सैंपल बनाए, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आगे क्या मेंशन किया गया है, ही देन एडेड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? अच्छे से पढ़ा होगा, नोटबुक में मेंशन होगा, कॉपर सल्फेट का बेसिक सॉल्यूशन होता है ये। और फिर मेंशन किया गया है ही किया गया एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस में हम अगर बात करें तो होता क्या है कि जब हम हीट करते हैं तो नॉर्मली जो ब्लू कलर होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रीन में, ऑरेंज में एंड रेड कलर में। रेड भी कैसा? ब्रिक रेड, जैसे ब्रिक मतलब ईंट, जो ईंट का लाल रंग होता है वैसा ही बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किसके साथ बनाता है? कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कलर आफ्टर एडिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड हीटिंग विच ऑफ द गिविंग फूड आइटम हैव शुगर प्रेजेंट। अगर शुगर होगी तो कौन कौन से कलर दिखेंगे? ब्लू ग्रीन, ब्लू कलर को किसमें? ग्रीन कलर में, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। अब यहाँ पे देख लो, पर्पल और वायलेट तो नहीं आने वाले हैं, फिर कौन आएगा? रेड और ग्रीन। और रेड और ग्रीन अगर आंसर में आते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है थर्ड और फोर्थ। आंसर क्या टिक करोगे? बी ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है उनकी, समझना है, और एक बार समझ गए तो ये करेक्ट आंसर आपको दिख जाएंगे। मेंशन किया गया है क्लासिफिकेशन चार्ट
ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्ड विद इट या फिल इट। विटामिन मेंशन किया गया है। विटामिन की बात करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। इन्होंने पूरी डिटेल मेंशन नहीं की है, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन में हमारे पास विटामिन ए, डी, ई, के ये आते हैं। इन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं मेंशन की, इन्होंने सिंपली स्टेट किया जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसका एक टाइप है विटामिन ए, इन्होंने नाम दे दिया विटामिन ए का। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया ये जो टाइप्स हैं, टाइप्स थोड़ा सा क्या होगा क्वेश्चन में आगे मेंशन किया विटामिन ए, तो विटामिन ए जो होगा ये इनरिच आपको देखने को मिलेगा। अब आगे मेंशन किया गया है डिफिशियंसी सिम्टम्स या डिजीज, मतलब इसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो इसकी कमी की वजह से अगर हम बीमारी की बात करें तो बीमारी हमें देखने को मिलेगी कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं, यही तो होता है ना विटामिन ए की कमी से। फिर आगे मेंशन किया गया है दूसरी टाइप की विटामिन से मेंशन किया गया है डिफिशियंसी सिम्टम डिजीज। डिफिशियंसी सिम्टम्स डिजीज कमी कैसी, नर्व डिसऑर्डर एंड मसल वीकनेस। अब यहां पे क्या हो सकता था, ए, डी और के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग और डी की वजह से सूखा रोग, बची है विटामिन ई। सेकंड में क्या हो जाएगा विटामिन ई, जिसकी वजह से नर्व डिसऑर्डर और मसल वीकनेस देखने को। फिर इधर आते हैं वाटर सॉल्युबल में। वाटर सॉल्युबल में आपके पास दो विटामिन होती हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। यहां पे मेंशन किया गया है विटामिन बी, B12 भी, मतलब अब बी के कई सारे क्लासिफिकेशन भी हो जाते हैं, इन्होंने मेंशन किया है B12। तो हम सिंपली स्टेट करेंगे कौन सी, B12 में जो डिजीज काज होगी वो कौन सी हो जाएगी, B12 की कमी से बीमारी होती है, एनीमिया हो जाती है। एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी होना। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, अभी आपको 3 डेटा मिल चुके हैं, चौथे तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन ई हो गई, एनीमिया हो गया, और उसके बाद पेलेग्रा B1 और B3 कमी की वजह से होती है। ये ऑप्शन आप नहीं भी देखेंगे तो भी आप यहाँ पे करेक्ट टिक लगा सकते हैं, कि आपको टाइम भी बचाना होता है। और कोशिश कीजिएगा एसओ आप अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले सेगमेंट स्टार्ट कीजिएगा बायोलॉजी के, क्योंकि सबसे आसान सेगमेंट वही माने जाते हैं। के बाद आप केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स की तरफ मूव कीजिएगा, ताकि अब यहाँ पे क्या होंगे, क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे, और जल्दी हो जाएंगे तो आपके टोटल ओवरऑल टाइम कंजप्शन का टाइम बच जाएगा, बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, कौन सा गलत मैच कर दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है, पंपकिन, पपाया और बटर, हाँ तीनों में विटामिन ए की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। विटामिन के की बात करें, स्पिनच, कैबेज और लेट्यूस, हाँ इन तीनों में इनकी प्रेजेंस दिख जाएगी। विटामिन ए की बात करें तो ऑयली सब्सटेंसेस पाया जाता है, आलमंड, पीनट और वेजिटेबल ऑयल में पाया जाएगा। तो अब करेक्ट हो गए तो जाहिर सी बात है कौन गलत होगा, विटामिन डी। विटामिन बी सनलाइट से। फिर आगे मेंशन किया है टोमेटो खट्टे होते हैं, टमाटर से आपको विटामिन प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी ही बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज होती है, ये बिल्कुल कम है। लेकिन आगे का जो सेगमेंट है ये प्रॉपरली मैचअप नहीं, करेक्ट मैच हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। जो सही है वो आपको बता देना है। यहां पे मेंशन किया गया है, फैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट आर प्रीडोमिनेंटली सैचुरेटेड फैट। प्लांट से जो फैट ऑब्टेन होते हैं वो इन्होंने मेंशन किया है कैसे हैं, सैचुरेटेड फैट नहीं, ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। फिर आगे मेंशन किया गया है, प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड फैटी एसिड। फैटी एसिड तो फैट बनाते हैं ना, प्रोटीन किससे, अमीनो एसिड से, या फिर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो पेप्टोन एंड पेंटोजेस में ब्रेकडाउन होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे मेंशन किया गया है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट कैन गेट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एज फैट, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर आगे मेंशन किया गया है, सोर्स ऑफ रिच विटामिन सी मस्ट बी ईटन रॉ एज इट गेट डिस्ट्रॉय ऑन हीटिंग। बात है फलों को गर्म करके आप खाते हैं हो जाता है, ये पॉइंट करेक्टली मेंशन किया गया है। तो आपके पास थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं, तो आंसर कौन सा टिक लगाएंगे हम, बी ऑप्शन। बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 31। क्वेश्चन नंबर 31 में मेंशन किया गया है विटामिन एक्स एंड वाई। विटामिन है एक्स एंड वाई, सप्लाई की गई है थ्रू फूड एंड कैन बी सिंथेसाइज इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। विटामिन एक्स और वाई है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकने वाली जो विटामिन है वो कौन सी है? विटामिन डी और विटामिन के। आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद बहुत ही आसान सा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन मेंशन किया गया है रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। आइडेंटिफाई करना है लेबल पार्ट के से एन तक। अब यहां पे फिगर देखना, के पे क्या हो जाएगा? पेटल्स। के बाहरी पेटल है तो ये हो जाएगा सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स, या फिर इसको हम एक और नाम से जानते हैं कैलिक्स। ये शायद आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं हम कैलिक्स। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ये होता है कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। और फिर ये सेगमेंट आपका स्टेमेन या फिर एंडोसियम बोला जाता है। और सबसे लास्ट सेगमेंट जो अंदर की तरफ बना हुआ है ये होता है गाइनोसियम। गाइनोसियम, इसको गाइनोसियम या फिर स्टेमेन के साथ इसको और नाम देगा, चाहे हम पिस्टिल बोलें या फिर गाइनोसियम इसका नाम हो गया। तो ये हमने तो सिंपली लेबल कर लिया। आगे मेंशन किया गया है कि इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। आउटर मोस्ट वर्ल्ड से पहले क्वेश्चन में मेंशन किया गया है इनकरेक्ट, जो गलत है वो आपको बताना है इसमें से। ये आउटर मोस्ट वर्ल्ड है जो प्रोटेक्ट करता है फ्लोरल पार्ट इन द बर्ड। प्रॉपरली दिख पा रहा है? फ्लोरल पार्ट ऑफ द बर्ड यहां पे आपको बताना है कि फ्लोरल पार्ट ऑफ द बर्ड की कंडीशंस प्रोटेक्ट करता है। के कैलिक्स की बात की जा रही है, बिल्कुल सही मेंशन किया गया है इसके बारे में यहाँ पे। फिर आगे मेंशन किया गया है एल की कहानी। एल ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकें, किस लिए? पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। फिर आगे मेंशन किया गया है एम। एम फॉर्म द इनर मोस्ट वर्ल्ड। अब इनर मोस्ट वर्ल्ड कौन सी होती है? पिस्टल, यानी कि कौन सी होगी? एन होगी, एम नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर आगे मेंशन किया गया है एन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्टिंग ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। हाँ, ये बिल्कुल मेंशन किया गया है। तो गाइनोसियम होती है, तीन चीजें बनी है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो ये लाइन भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो आपका इनकरेक्ट पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है सिलेक्ट द पेयर ऑफ प्लांट दैट हैज स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट तो पता है ना, सिंपली सरफेस के साथ बहुत सारे ग्रुप्स में इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और ये आपको देखने को मिल जाएंगे किसमें? बंबू और मेज में। बनियान ट्रीज में एडवेंटिशियस रूट्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। बहुत डीपर चले जाते हैं तो बनियान यहाँ पे देखने को मिलेंगे नहीं। रबड़ प्लांट भी डीपर चले जाते हैं, प्रॉप रूट का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंपल हमसे पूछा क्या गया है? स्टिल्ट रूट, जो सिर्फ ज्यादातर सरफेस पे या अपर पोर्शन देखने को जाएगा हमारे पास। बंबू एंड मेजेज नोड्यूल से एराइज करती हुई वो रूट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 34 मेंशन किया गया है नयान प्रिपेयर सेट 2, 1 and 2 यूजिंग द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड यूज करके नयान ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें देखा केप्ट द बोथ सेटअप अंडर द सन एंड फॉर फ्यू डेज एज शोन इन पी, और ऑब्जर्व किया चेंज एज शोन इन क्यू। मतलब इस कंडीशन में पहले सनलाइट की प्रेजेंस थी, स्टेट पैटर्न पे रखा गया शुरुआत में, और कुछ समय बाद देखा कि जो पेड़ थे वो क्या हो गए? बेंड कर गए। बेंड किधर की तरफ करे? जिधर सनलाइट की या उजाला आ रहा था। तो लाइट की तरफ इनका मूवमेंट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस जो अकर होता है उनके सराउंडिंग में। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्रो, मूव एंड अदर लाइफ प्रोसेस। सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस हमसे जो बेंडिंग हो रही है के बारे में बताओ। ये बेंडिंग के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है द गिवन डायग्राम शोज डिफरेंट स्टेजेस
ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू द एडल्ट फ्लावरिंग प्लांट। जर्मिनेशन हो रहा है कहाँ पे? ए में। बी में जर्मिनेट करके रेडिकल्स और प्रेम्यूल्स बाहर देखने को, परफॉर्मेंस एट सी। फिर डी में आपको देखने को मिल रहा है फोटोसिंथेसिस एज वेल एज आपको एक और कंपोजिशन मिलेगा इनके, तो फ्लावर हैं। फ्लावर या फिर अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन्स, अब क्या हो रहे हैं? डिस्पर्स हो रहे हैं। यहाँ पे दो स्टेप देखने को मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फोटोसिंथेसिस और डिस्पर्सल। जबकि यहाँ सी में मेंशन किया है इन्होंने फर्टिलाइजेशन। क्या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है? फिर आगे मेंशन किया गया है बी में ग्रोथ और फर्टिलाइजेशन। ग्रोथ तो हो रही है पर फर्टिलाइजेशन पहले ही करा देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ए सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है और साथ में पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। तो जर्मिनेशन तो हो रहा है पर पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है? बी पे देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है व्हाट आर द एडाप्टेशन प्रेजेंट इन कैक्टस प्लांट फॉर सर्वाइविंग इन डिजर्ट। कैक्टस प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है, इसको डिजर्ट में सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करता है? लार्ज एंड ब्रॉड लीफ अगर हो जाएगी तो फोटो, और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा तो वाटर लॉस। लॉस होने की एक ऐसी होती हैं इफ रिड्यूस टू द फाइन, कांटों में खुद को बदल लेती हैं। इसके अलावा ये थिक फ्लैसी स्टेम फॉर्म करती हैं। फोटोसिंथेसाइजिंग स्टेम होते हैं, स्टेम इनके फोटोसिंथेसाइजिंग करते हैं। हाँ, बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, बी सी डी मेंशन किया गया है ऑप्शन सी में, तो आपका सी यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन में मेंशन किया गया है जोहा मेड 4 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स वेयर ईच ग्रुप्स कंटेन नेम ऑफ एनिमल्स दैट शेयर सेम हैबिटेट, हाउएवर देयर इज अ मिस्टेक इन वन ग्रुप, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप। ऐसा ग्रुप है जिसमें इन्होंने जो एनिमल इंक्लूड किए गए हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, मतलब निवास स्थल के अकॉर्डिंग मैचअप नहीं कर रहे हैं। जैसे गोरिल्ला, रेड आई ट्री फ्रॉग एंड टाकून, ये फॉरेस्ट या ग्रासलैंड को मिल जाते हैं एक साथ, बिल्कुल करेक्ट मेंशन किया गया है। फिर मेंशन किया गया है याक, माउंटेन गोट और स्नो लेपर्ड, ये पहाड़ी एरियाज में यानी कि माउंटेन जोन में टॉप रीजन पे पाए जाते हैं, देखने को मिलेगा। फिर मकाऊ की बात करें और फेनेक फॉक्स की, ये आपको देखने को मिलेंगे ग्रासलैंड में, लेकिन कंगारू रैट कहाँ पाया जाएगा? डिजर्ट रीजन में। तो ये ग्रुप कैसा है? थर्ड ग्रुप गलत हो गया। फोर्थ ग्रुप देख लेते हैं, पोरल बियर, आर्कटिक फॉक्स और रेंडियर, ये ज्यादातर अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में देखने को सही ग्रुपिंग की गई है। मतलब गलत कौन सा था? सिर्फ ग्रुप थर्ड, और ग्रुप थर्ड के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाने वाला है? बी। के बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्लांट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स एडाप्टेशन। प्लांट आपको जो दिख रहा है यह है लोटस। लोटस प्लांट पानी के अंदर पाया जाता है। अब पानी में पाए जाने की वजह से क्या खुद में एडाप्टेशन करता है, वही हमसे पूछा गया है। एस्टोमेटा आर एब्सेंट ऑन द लीव्स, लीव्स पे पाए जाते हैं पर अपर सरफेस पाए जाते हैं, क्या हो जाएगा? फिर मेंशन किया गया है रूट्स आर फ्री फ्लोटिंग, जो जड़ें होती हैं वो फ्री फ्लोटिंग, सब तैर रही होती हैं, यहाँ पे कवरिंग नहीं देखने को मिलती है। फ्री फ्लोटिंग रूट्स डू नॉट टच द सॉइल, सॉइल में पाई जाती पर स्टेम कैसा होता है? हॉलो स्टेम होता है और एयर स्पेस पाए जाते हैं। हाँ, ये सही मेंशन किया गया है। आंसर क्या होने वाला है? नहीं पढ़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द लेयर एक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। मेंशन किया गया है साथ में और चीज, लेयर एक्स एक्सटेंड 50 above the अर्थ। अब हम टॉप लेयर की बात करें, अप टू बात करें तो 30 to 5 के रेंज के बाद ये पहुंच गए कहां पे? एक्सोस्फीयर में, यानी मेजरली आइनोस्फीयर के रीजन तक ये पहुंचा चुके हैं। अब आइनोस्फीयर के रीजन में देखने को मिलेंगे ज्यादातर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई करते हैं, इसके लोअर पार्ट में नहीं। कहां? ट्रोपोस्फीयर में घूमते हैं। टेम्परेचर जनरली इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड,
टेम्परेचर क्या है, बढ़ता है, नहीं घटता है। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है। सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन दिस लेयर, नहीं ये एक्स बाहर जाके सैटेलाइट रोटेट, आपका गलत हो जाए। बचा क्या है, डी। आगे पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटेरियड्स बर्न इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मेटेरॉइड जो होते हैं आयंस के कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन होता है और बर्न कर जाते हैं। ये बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू द गिव अ नेम ऑफ द पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट जो यहां पे देखने को मिलेगी ये होगी आपकी ओजोन। ओजोन पॉल्यूटेंट है। नाउ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज डैमेज द मोस्ट बाय इट। तो यहां पे ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है दूसरे पेज पे। हम आगे बढ़ते हैं। मेंशन किया गया है तो स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, स्ट्रेटोस्फेयर। बाद आपका क्वेश्चन अगला मेंशन किया गया है, रीड द गिवन स्टेटमेंट, और फिर आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए मेंशन किया गया है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर ये रिमेन्स है ऑलमोस्ट द सेम। हाँ बिल्कुल सही है। 21% है तो 21% है। हालांकि हम खपत कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, इस वजह से कुछ कमियां देखने को अभी मिल रही हैं, पर अभी ये प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन इज एडेड टू द एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जब प्रोसेस चल रही होती है बर्निंग की, तब ऑक्सीजन एयर में ऐड की जाती है, नहीं। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो स्टेटमेंट का गलत हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट फॉल्स है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहां पे मेंशन किया गया है, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इज अ टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ए प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड बोन्स, फाइब्रस जॉइंट, स्टेबल जॉइंट नहीं। फिर आगे मेंशन किया गया है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन अपर आर्म एंड द शोल्डर। को पूछा गया है कैंसा बॉल एंड सॉकेट है, बॉल एंड सॉकेट इजीली फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे यह हाथ है, इधर की तरफ या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर तरफ हम रोटेट करा सकते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्यों हो जाएगा। फिर आगे मेंशन किया गया है, और अगर मूवमेंट हर तरफ जॉइंट हो सकता है, एल्बो के जॉइंट्स, हिंज जॉइंट बारे में अभी ऑप्शन के देखते हैं। मेंशन किया गया है, जॉइंट पी कुड अलाउ मूवमेंट। गलत, पी कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, हमें बार बार उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर आगे मेंशन किया गया है कि जॉइंट क्यू इज स्लाइटली मूवेबल, जबकि स्लाइटली ना होकर के प्रॉपरली मूवमेंट जोन करता है, तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। मेंशन किया गया है, जॉइंट क्यू मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। फिर आगे मेंशन किया गया है, आर कुड अलाउ मूवमेंट प्राइमरली इन वन प्लेन। हाँ पॉसिबल है, यहाँ पे कुड लगाया हुआ है, कुड मतलब आ सकती है, आर तो एक डायरेक्शन। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 मेंशन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट हेल्प टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हवा में जो पॉल्यूशन है उसको हमें क्या करना है, घटाना है। कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम नहीं होगा जबकि बढ़ जाएगा। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं, यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल इन कार। अगर हम अनलेडेड पेट्रोल कार में यूज करेंगे क्या होगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है, नॉट हेल्प, ये पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगा। फिर नॉट हेल्प के हिसाब से ये तो क्या हो गया, कर रहा है, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या एयर पॉल्यूशन घटेगा इसकी वजह से। एयर पॉल्यूशन पोजीशन की बात करें तो हाँ, एयर पॉल्यूशन घटाने में मदद वो इंक्रीज करेगा। फिर बर्निंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन ओपन एरियाज, हाँ ये भी तो बढ़ाएगा ना पॉल्यूशन। तो आपके पास ऑप्शन बचा सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन फोर्थ की बात करें तो रिसाइकलिंग
प्लास्टिक बॉटल की अगर हम रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो पॉल्यूशन उन्होंने नॉट हेल्प पूछा है, तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा, यानी कि सेकंड थर्ड डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। फिर आगे मेंशन किया गया है रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। हैज लीव्स विद द पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे मेज, देखने को मिलेंगे लेमन में नहीं, ग्रास दिखेगा, पैडी दिखेंगे, ये सब मोनोकॉट्स हैं, पैरेलल वेनेशंस पाए जाते हैं। फिर आगे मेंशन किया गया हैज लीव विद द रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन आपको ना बंबू में दिखेगा ना शुगर केन में दिखेगा, मतलब अब आपके पास ऑप्शन अकेला बचा है रेडिस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेज और रेडिस। देखो एक में जैसे हमने पहला सेंटेंस देखा ना, ऑप्शन में जैसे ही देखा वैसे ही, तो परली कर क्वेश्चन में इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर है दूसरा नहीं, तो एप्लीकेशन मेथड यूज, कौन सा नहीं पाया जाएगा वो हटा दो, उसके बाद जो पाया जा रहा है वो आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन में मिल जाएगा। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। मेंशन किया गया है इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अकर इन द रेशियो। इसमें कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये जनरल ग्लूकोज है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो 2 आएगा, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे हम 2:1। फिर आगे मेंशन किया गया है हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन है सिंपली, हीमोग्लोबिन है एक प्रोटीन दैट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करती है, कौन, हीमोग्लोबिन, ये हो जाएगा प्रोटीन। फिर आगे मेंशन किया गया है सैचुरेटेड फैट आर एट रूम टेम्परेचर, कैसे होते हैं, सॉलिड, सैचुरेटेड फैट सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। ये 3 आपके फिलिंग हो गई। अब यहाँ पे फिलअप क्वेश्चंस के बेसिस पे पूछा गया है, पहले में 1:2 का रेशियो है, सेकंड में फैटी एसिड, गलत हो जाएगा, दूसरे में प्रोटीन और सॉलिड मेंशन किया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और फिर आगे और देखने की जरूरत, यहां तक का मैटर क्लियर है। ये 45 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बायोलॉजी के आपके सबसे ज्यादा दिखेंगे, तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47 में मेंशन किया गया है, 46 जो क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में आपको सॉल्व करा दिया गया होगा। 47 की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है डाइकोटोमस की एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी एंड एस। इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड है। गो टू द सेकंड पे गए, रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, पी क्या हो जाएगा, कैल्शियम या फिर फॉस्फोरस। पर बेसिक कंपोनेंट कैसा होता है, कैल्शियम का कंपोनेंट हो जाएगा। फिर आगे मेंशन किया गया है इट इज अ ट्रेस मिनरल रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। गो टू द थर्ड पे पहुंचे, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन में आर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड में हेल्प करती है और वो आयोडीन यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलता है। फिर आगे मेंशन किया गया है इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन जरूरी होता है, आयरन, Fe जरूरी होता है। एक और बचा है वाटर बैलेंसिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सोडियम की, सोडियम आयंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है पी आयरन है, नहीं वो कैल्शियम है, कैंसिल हो गया। आर कुड बी द आयोडीन, हाँ बिल्कुल सही है। एस कुड बी द आयरन, बिल्कुल सही कर दिया गया, पी ही आपको करेक्ट मिल गया। आगे देख लेते हैं, पी कुड बी द सोडियम, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखना करेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो हमने करेक्ट यहाँ पे कर दिया है। ये आपके अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन थे। लग रहा है आपको अचीवर सेक्शन जैसा, ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा जैसा, आप देख के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन मेंशन किया गया है 48 और 49 बायो का सेगमेंट है, 50 नंबर आपका बायो का सेगमेंट नहीं है, फिजिक्स आपके सॉल्व करवा चुके हूं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो यहां पे मेंशन किया गया है read the given paragraph where few words have been italicized and select correct statement regarding them। कुछ स्टेटमेंट हैं जो इटैलिक फॉन्ट में लिखे गए हैं, उनको बताना है कि गलत। तो आइए हम सीधे पैराग्राफ पढ़ते हैं।
पैराग्राफ में मेंशन किया गया है इन ह्यूमंस द अपर आर्म हैज वन लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमेरस। ये वाली जो बोन है हमारी, क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमेरस बोलते हैं। बिल्कुल सही मेंशन किया गया है, इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर आगे मेंशन किया गया है फोर आर्म हैज टू बोन कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। क्या टिबिया होती है? तो रेडियस अल्ना होती है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रेडियस अल्ना। ये चेंज करने की जरूरत है। रिस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ 7 बोन ऑफ कार्पेल। कार्पेल में हमारे रिस्ट में कितनी बोन होती हैं? 8 बोन होती हैं, ना कि 7। तो 7 को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? 8 से। आगे मेंशन किया गया है पाम इज मेड अप ऑफ 5 मेटाकार्पेल्स। बिल्कुल सही है। और ईच फिंगर के पास फैलेंजीज पाई जाती हैं। ये भी सेंटेंस सही है। तो 2 जगह सुधार की जरूरत है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन मेंशन किया गया है ह्यूमरस मस्ट बी चेंज टू द फीमर। ह्यूमरस के बारे में मेंशन किया गया है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमरस को चेंज कर देना है, मस्ट बी द फीमर। टिबिया एंड फेबुला मस्ट बी चेंज्ड एज दे आर करेक्टली, मस्ट नॉट बी चेंज। उन्होंने कहा है टिबिया फेबुला को नहीं हटाना है, एक्सेप्ट 7 मस्ट बी चेंज टू 8। हाँ, ये 7 को 8 कर देंगे। 5 मस्ट कार्पेल्स हमारे पास 5 नंबर्स में ही पाए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, देखो एक पाई चार्ट दिया गया है। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एयर एक्स वाई एंड जेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज यूज्ड अप ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के समय एक्स यूज किया जाता है। एक्स का डायग्राम देख लो जरा, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आगे मेंशन किया गया है वाई क्या होगी? 21%। जेड क्या होगा? एंड नाइट्रोजन होगा। अदर गैसेस मेंशन की गई। क्या एक्स कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायरेशन में यूज किया जाता है? नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हम आगे सेंटेंस। वाई कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट एयर का है और मेजर ग्रीन हाउस गैस है। वाई की बात की है ऑक्सीजन। जेड है मेजर कंपोनेंट। जेड मेंशन किया गया है डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग बट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। हाँ, नाइट्रोजन प्रोटीन का हिस्सा होता है और ये बर्निंग में हेल्प नहीं करता है। तो आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट मेंशन कर दिया गया है। फिर उसके बाद हम बात करें फोर्थ में, एक्स इज यूज फॉर द एक्सटिंग्विशिंग फायर बट काज ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग भी काज करती है और फायर एक्सटिंग्विश क्या है? वाई इज यूज टू द फूड पैकेजिंग, वाइल फूड पैकेजिंग में वाई यूज की गई है। ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन यूज की जाती है फूड पैकेजिंग में। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इसके बेसिस पे ऑप्शन देखें तो थर्ड एंड फोर्थ आपके करेक्ट पैटर्न मिले हैं। ऑप्शन देखते हैं बी। बी में देखो थर्ड और फोर्थ ओनली मेंशन किया गया है। ए में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जबकि सी में सेकंड थर्ड और फोर्थ, डी में फर्स्ट और फिफ्थ। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 49 में? बी। उम्मीद है अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग एग्जाम में जब आप पार्टिसिपेट करें तो आपको कुछ नए फील ना हो और पैटर्न आपको पता हो। ये याद रखिएगा, बायो का सेगमेंट सबसे बड़ा होता है, उसके क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करिएगा ताकि और जल्दी, ताकि बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के समय आपको मिल जाए। बायो का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही इस तरह के कई सारे कंटेंट हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।